हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए भैया, आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक है कथन एवं पूर्वधारणाएं। तो कथन एवं पूर्वधारणाएं जो होती हैं, इससे रिलेट करके आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए थोड़ी सी एक बात हम समझना कि देखो, पूर्व अवधारणा ये अलग बात है और निष्कर्ष निकालना अलग बात है। पहले अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए, क्योंकि इसके पहले हमने निष्कर्ष वाला चैप्टर पढ़ा है। तो पूर्व अवधारणा निकालना और निष्कर्ष निकालना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पूर्व अवधारणा का मतलब क्या होता है? देखो, पूर्व का मतलब होता है पहले, और धारणा का मतलब कि आपके मन में क्या धारणा है, यानी कोई बात कहने से पहले आपके मन में क्या धारणा बन रही है या क्या धारणा बनी होगी, वो बात कहने से पहले आपके मन में क्या धारणा रही होगी, इसी को क्या कहते हैं? पूर्व अवधारणा। तो बात से ही पता चल रहा है कि पूर्व अवधारणा का मतलब क्या है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक कथन दिया गया होगा। कथन का मतलब सीधा सीधा होता है इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगा और उस इन्फॉर्मेशन को देख करके आपको ये देखना है कि इस कथन के पीछे की अवधारणा क्या रही होगी, क्या अवधारणा रही होगी। अब एक बात मुझे बताइएगा, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि यार मान लीजिए कि मेरे पास एक बर्तन का दुकान है, ठीक है, और मैंने कहा कि मेरे पास एक बर्तन की दुकान है। तो क्या मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि मैं बर्तन का दुकान है तो मैं उसमें थाली बेचता हूँ, चम्मच भी बेचता हूँ, कटोरी भी बेचता हूँ, गिलास भी बेचता हूँ, बाल्टी भी बेचता हूँ, ये बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं। मैंने जब आपसे कहा कि मेरे पास एक बर्तन की दुकान है, तो ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या क्या उसमें बेच रहा हूँ। बर्तन की दुकान मतलब उसमें बहुत सारे बर्तन हम बेच रहे होंगे ना। अब आप उसमें पूछेंगे कि सर आप थरियो बेचते हैं क्या? अच्छा, कढ़ाइयों बेचते हैं क्या? अच्छा, तो ये नहीं पूछेंगे आप। क्यों नहीं आप पूछेंगे? नहीं मैं बताऊंगा, नहीं आप पूछेंगे, नहीं बताऊंगा। मैंने बताया क्यों नहीं? मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा ये धारणा था, मेरे अंदर की ये भावना थी कि जब मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक बर्तन की दुकान है, तो ऑलरेडी इस बात को आप समझ गए कि इसमें क्या क्या बिकता होगा, उसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पूर्व अवधारणा का मतलब एक तो मतलब ये होता है, इसका पूर्व अवधारणा का मतलब तो एक ये होता है कि कुछ बात हमने आपसे कम्युनिकेट किया, हमने आपसे कुछ अपनी बातें रखी, अब कुछ ऐसी बातों को हमने बताया ही नहीं जो कि आप ऑलरेडी उसको समझ सकते थे। तो जो ऑलरेडी आदमी उसको समझ सकता है, उसको बताने की आवश्यकता न हो, वो भी उसके पीछे का क्या होता है? एक पूर्व अवधारणा ही होता है। बात समझ आया? और एक पूर्व अवधारणा ये होता है कि जैसे कि हमने मान लीजिए कि हमने एक दुकान खोला है और हमने अपने दुकान के सामने एक बोर्ड लगवा दिया। हमने अपने दुकान के सामने क्या किया? एक बोर्ड लगवा दिया और उस बोर्ड पर लिखा कि मेरे यहाँ से सामान खरीदने पर आपको 20% छूट मिलेगा। ऐसा मैंने बोर्ड पर लिखवा दिया। तो यार, ये बोर्ड पर मैंने लिखवाया क्यों होगा? ऐसी बात मैंने बोर्ड पर लिखवाया क्यों होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसको लिखवाने के पीछे मेरी कुछ अवधारणाएं रही होंगी। तो एक अवधारणा मेरा ये हो सकता है कि लोग छूट की बात देख करके हमारे दुकान में सामान खरीदने आएंगे, जिससे कि मेरी बिक्री क्या होगी? बढ़ जाएगी। या मेरी अवधारणा ये भी हो सकती है कि लोग छूट देख करके बड़े आकर्षित होते हैं और ये छूट देख करके बार बार मेरे दुकान को पढ़ेंगे, मेरे दुकान के नाम को पढ़ेंगे, मेरे दुकान को देखेंगे, जिससे कि मेरे दुकान का क्या हो जाएगा? एक प्रचार हो जाएगा। ये भी मेरी अवधारणा हो सकती है, ठीक है। तो मेरे इस बात को लिखवाने के पीछे तमाम अवधारणाएं हो सकती हैं, लेकिन अवधारणा का मतलब ये हो गया कि मैंने कोई बात अगर लिखा या कोई बात कहा तो उसके पीछे मेरी क्या कॉन्सेप्ट रही होगी, मेरे क्या अवधारणा रहा होगा, मेरे मन में क्या विचार रहे होंगे उस बात को कहने से पहले ना। वो विचार आपको जानने हैं, या तो आपको ये चीज़ जानना है कि मैंने अगर आपके सामने कोई बात किया तो कुछ ऐसी बातें जो कि मैंने आपको बताना उचित ही नहीं समझा। क्यों नहीं उचित समझा? क्योंकि हमने समझा कि इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो वो भी मेरी पूर्व अवधारणा ही रही होगी। ओके, तो दो चीज़ें पूर्व अवधारणाएं होती हैं। अपने एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि दो चीज़ों का अवधारणा अपना बनाना है। एक तो ये कि अगर उस बात को पहले आप पढ़िए और ये सोचिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया क्यों गया, इसके पीछे की अवधारणा क्या रही होगी, उस अवधारणा को पकड़ने का प्रयास करिए, वो भी उसकी क्या होगी? पूर्व अवधारणा होगी।
या उस कथन को पढ़िए तो ये देखने का प्रयास करिए कि उसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि आवश्यकता नहीं समझी गई बताने की और उसको आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, तो भी क्या उस कथन का अवधारणा ही है। तो दो कॉन्सेप्ट पर हमको चलना है। तीसरी बात ये कि हमको निष्कर्ष नहीं निकालना है। निष्कर्ष निकालने का आपने पढ़ा है, निष्कर्ष हम कैसे निकालते हैं? पहले हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देखने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास इतनी पर्याप्त जानकारी है जिसके आधार पर मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। अगर पर्याप्त जानकारी है तो हम निष्कर्ष निकाल लेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। इसके ऊपर हमने बाकायदे डिटेल बात किया है 4-6 दिन, ठीक है। हालांकि हमारे साथ जो वीडियो में जुड़ रहे हैं उनके साथ मेरी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि चूँकि हमारा एक क्लास में चल रहा था और उस समय हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, इतना कोहरा भी पड़ रहा था, सब कुछ ठंड वगैरह को देखते हुए रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज एक नया चैप्टर है तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको अपनी बात समझाने के लिए पहले तो एक उदाहरण रखे हैं, उस उदाहरण को देखते हैं। मैंने पहले कथन क्या रखा है, एक कथन दिया है। कथन है सतीश ने वर्दी पहनी। सतीश ने क्या किया? वर्दी पहना, अपनी बंदूक को भर दिया। अपनी बंदूक को क्या किया? वर्दी पहना और अपने बंदूक को भर दिया। और क्या किया? और अपनी चालक संचालित आधिकारिक कार में, और अपनी चालक संचालित मतलब ऐसी गाड़ी जिसमें कि क्या है, ड्राइवर मिला हो। ऐसी गाड़ी जिसमें क्या मिला हो? ड्राइवर मिला हो। तो चालक संचालित आधिकारिक कार में काम के लिए क्या किया? निकल गया। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि सतीश ने वर्दी पहना, अपना बंदूक लिया और अपने अधिकारी वाली गाड़ी में बैठा और काम पर क्या किया? निकल गया। इतनी जानकारी हमारे पास है, ठीक है। तो क्या ये बात अलग से आपको बताने की जरूरत है कि सतीश किसी सेना या सशस्त्र सेना में काम करता है? अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बात आप समझ गए होंगे। जब आपने बात पढ़ा कि उसने अपना बंदूक लिया, वर्दी पहना, तो वर्दी और बंदूक ये तो सेना में ही होता है, ओके। किसी न किसी तरह का सेना होगा, चाहे पुलिस होगा, चाहे सीआरपीएफ होगा, या कोई और भी सेना, एयरफोर्स हो सकता है, कोई भी सेना हो सकता है, लेकिन ये सब काम तो सेना में होता है। आतंकवादी थोड़ी ना वर्दी पहनेंगे, बंदूक लेंगे और अपनी अधिकारी वाली गाड़ी में जाएंगे, है कि नहीं भैया? कोई आतंकवादी हमको सुन न ले, नहीं तो हमको गोली मार देगा, तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए भैया, ये बात समझ आई। तो ये अलग से बताने की आवश्यकता है क्या आपको कि वो सशस्त्र सेना में काम करता है? नहीं, इतना हम जब आपसे कम्युनिकेट कर रहे थे तो इतनी बात हम समझ रहे थे कि आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने बताया था भैया, हमारे दुकान में, हमारा बर्तन का दुकान है, तो आपसे अलग से बताने की नहीं जरूरत थी कि भैया हमारे यहाँ चम्मचो बिकता है, भैया घबराइएगा नहीं, हमारे यहाँ थरियो बिकता है, भैया घबराइएगा नहीं, हमारे यहाँ कढ़ाई भी बिकता है। अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आप समझ रहे हैं बात को। बात समझ गए? तो देखिए यहाँ पर ये बात आपको कहा गया, सतीश सशस्त्र सेना में एक अधिकारी है। ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कहने वाला, सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है, उसके मन में ये बात है, इसकी अवधारणा है, लेकिन वो आपको बताना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि इतनी बात कहने के बाद इतनी बात आप क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और जो बात अंडरस्टैंडिंग होता है वो हमेशा क्या होता है? पूर्व अवधारणा होती है। तो ये क्या होगा? ये इसकी पूर्व अवधारणा होगी, यानी ये बात क्या होगी? सही होगी। कन्फर्म हो गया कि नहीं बात? अब दूसरी बात हम करें कि सतीश जयपुर के राजभवन में तैनात एक सैन्य कमांडो है। तो भैया सतीश जयपुर के राजभवन में ही तैनात है, ऐसा तो आपने बताया नहीं, तो हम कैसे समझ जाएंगे? और या इस बात को पढ़ करके मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आपके कहने का मंशा ये रहा होगा। अगर आपके कहने का मंशा ये रहता तो आप जयपुर की बात करते, लेकिन अपने जयपुर की बात नहीं। हम निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं ना, हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं। तो इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया। ये ऐसी अवधारणा उसकी नहीं थी। उसका ये अवधारणा नहीं था कि सतीश को जयपुर के राजभवन में तैनात सैन्य कमांडो बताने की अवधारणा नहीं थी उसकी। क्योंकि अगर ये अवधारणा उसकी होती तो जरूर इसके बारे में थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ क्लू की बात करता हो, लेकिन ऐसा कुछ ना उसने किया ही नहीं। तो इसका मतलब कि दूसरा वाला क्या है? गलत है, और पहला वाला क्या है? सही है। ओके, बात समझ आ गया कि नहीं? तो अवधारणाएं दो ही होंगी। आप पहले उसको पढ़िए और देखिए कि क्या उसके पीछे कहने का मंशा ये रहा होगा। अगर रहा होगा तब तो ठीक है, अवधारणा है। और एक बात और सोचिए कि क्या उसको आपसे जब वो कम्युनिकेट किया तो कहीं वो ऐसी बात तो नहीं छोड़ तो नहीं दिया जो कि उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई होगी। तो हाँ, ऐसी बात उसको कहने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, क्योंकि इतनी बात को आप समझ रहे होंगे सामने वाले को ना। तो ये भी आपकी क्या है? अवधारणा है। कन्फर्म हो गई? अब मैं एक अपनी दूसरी बात आपके सामने रखूं, जिससे कि आपको मैं अपनी बात और अच्छी तरह से बता पाऊं। चलिए
एक प्रश्न और लिखिएगा। प्रश्न है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ये चाहिए शब्द ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका अभी मैं विश्लेषण करूंगा। पहले प्रश्न को देखिए, कथन में मैंने क्या दिया है। कथन में है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। भैया 18 साल से अधिक उम्र का जितना भी बेरोजगार लोग हैं सबको क्या होना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना चाहिए। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कथन में क्या होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ओके, अब हमने आपसे पूर्व अवधारणा पूछा है, निष्कर्ष नहीं पूछा है, पूर्व अवधारणा पूछा है। पूर्व अवधारणा क्या होना चाहिए, भारत में ऐसे बेरोजगार युवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, और दूसरा सरकार के पास सभी बेरोजगार युवकों को भत्ता देने के लिए पर्याप्त कोष है। ये दो बात कही गई। पहले इसका विश्लेषण समझिए बात को। क्या कहा गया कि 18 साल से उम्र के जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो क्या यह अलग से आपको बताने की आवश्यकता है कि भारत में बेरोजगार युवक हैं? इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि 18 साल से अधिक जो उम्र के बेरोजगार लोग हैं उनको जो है बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब कि ऑलरेडी ये बात इसमें इंक्लूड हो गया। मेरे पीछे की ये अवधारणा इसमें छिपी हुई है कि आपको अलग से, मैंने सोचा नहीं कि अलग से आपको ये भी बताने की ज़रूरत है, जबकि ये बात उसमें क्या है, छिपा है। ओके, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं थी। कंफर्म है ना बात? तो देखिए, पहला जो एक्सप्लेनेशन है कि भारत में ऐसे बेरोजगार युवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, ये बात तो निश्चित रूप से क्या है, सही है। क्योंकि ये बात अलग से, जैसे हमने कहा मेरे पास बर्तन का दुकान है, तो हमको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारे यहाँ कढ़ाई भी बिकता है, थाली भी बिकता है, गिलास भी बिकता है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। हमने समझ लिया कि इतनी बतिया आप क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये मेरे पीछे, ये कथन के पीछे मेरी अवधारणा है कि इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो ये भी अवधारणा ही होता है कि सामने वाली जितनी बात बिना कहे समझ जाता है वो भी क्या होता है, पूर्व अवधारणा होता है। तो भैया अगर हमने ये कह दिया कि 18 साल से अधिक उम्र के जितने लोग हैं बेरोजगार, उनको बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता है, तो अब इतना तो हम सामने वाला समझ ही जाएगा कि भारत में बेरोजगार युवक हैं। तो भारत में ऐसे बेरोजगार युवक हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। अब भैया बेरोजगार तो है, लेकिन उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है कि नहीं है, ये नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि भैया बात कही जा रही है तो इतना तो बतिया समझ ही जाएंगे हम, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब हम बात करें दूसरे का। देखो, चाहिए का मतलब आप समझते हैं, चाहिए का मतलब क्या होता है? जैसे हम आए पढ़ाने के लिए आए, मान लीजिए अब आप भी क्लास में थे, मैं आया, मैं कहा यार आज मैं पढ़ाऊँगा नहीं, फिर मैं चला गया। आपने कहा कि सर को आज पढ़ा देना चाहिए था, आपने कहा कि सर को आज पढ़ा देना चाहिए था। चाहिए शब्द आप तभी यूज करेंगे जब जिस आदमिया के लिए वो शब्द यूज कर रहे हैं वह आदमी वो काम करने में सक्षम हो, तभी आप चाहिए शब्द का यूज करते हैं। जब मैं पढ़ाने में सक्षम हूँ, मुझे पढ़ाने आता है, तभी आपने कहा ना कि पढ़ा देना चाहिए था, कि आप ऐसे भी कह देते कि सर को पढ़ा देना चाहिए था। मान लीजिए कोई अभी एक पागल व्यक्ति आता और यहाँ से चला जाता, तो आप उसको भी कहते कि ये आदमिया को पढ़ा देना चाहिए था? नहीं, आप कहते ना। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसको आप पढ़ा देना चाहिए ऐसा नहीं कहेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया और हमसे हर एक बात पूछा, मैंने कहा यार मेरा एक क्लास डेमो ले लो, आप बैठ जाओ डेमो ले लो। अब वो पढ़ा नहीं, चला गया, तो मैं कहूँगा उसको पढ़ लेना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो पढ़ने में सक्षम था, ऐसा वो चाहता तो कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन अगर उसके पिताजी आए हैं, गार्जियन आए हैं ना, गोजी लेके आए कैसो सीढ़ी पर, कहे सर जी पढ़ाना है, हमने कहा हाँ पढ़ाते तो हैं, कहा हमारे जो है नाती है उसको पढ़ाना है, या मेरा एक बेटा है उसको पढ़ाना है, तो अब कह करके वो फिर मुझसे बात किए चले गए, तो क्या मैं उनके केस में कहूँगा कि दादाजी को पढ़ लेना चाहिए था? ऐसा थोड़ी ना, वो पढ़ने में सक्षम नहीं, तो उनको हम कैसे चाहिए शब्द कह सकते हैं ना?
ठीक है। तो चाहिए शब्द हमेशा उसके लिए यूज होता है जबकि अगला उसमें क्या हो, सक्षम हो। ठीक, हम कहेंगे कि भैया उसको खाना दे देना चाहिए था, तो इसका मतलब अगले आदमी के पास खाना है, तब कह रहे हैं हम कि दे देना चाहिए था। ठीक, अब इस बात को स्पष्ट करिए। यहाँ 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो अरे बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं कि देना चाहिए, इसका मतलब कि जब चाहिए शब्द आप कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उसके पास इतना कोष जरूर है कि वो क्या कर सकता है, बेरोजगारी भत्ता दे सकता है। अन्यथा फिर आप चाहिए शब्द का यूज ही नहीं करते। चाहिए शब्द का यूज तभी होता है जब सामने वाला क्या होता है, सक्षम होता है उस काम में। तो जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात आप कर रहे हैं कि देना चाहिए, तो इसका मतलब साफ साफ इसका मतलब है कि वो बेरोजगारी भत्ता देने में क्या है, सक्षम है। तो यानी कि सरकार के पास सभी बेरोजगार युवकों को भत्ता देने के लिए पर्याप्त कोष है, इस बात का इसमें इंडिकेशन है। चाहिए शब्द ही इस बात को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला भी बात क्या है, सही है। तो चाहिए शब्द कभी भी लगे ना तो उसको समझ लो कि चाहिए कब लगेगा। हम कहेंगे कि अरे यार मुझे खाना खा लेना चाहिए था, तो इसका मतलब खाना रहा होगा। ऐसा नहीं है कि खाना रहा ही नहीं हो, हम कहेंगे कि मुझे खाना खा लेना चाहिए था ना। इसका मतलब ये हो गया कि खाना हमको कोई दे रहा था या खाना था लेकिन हमने खाया नहीं, भूखे पेट चले आए ना। अब बाद में सोच रहे हैं कि यार खा लेना चाहिए था, भूख लग गया। ठीक है, तो चाहिए शब्द तभी होता है जब वो चीज़ पर्याप्त होता है। तो ये बात क्या होगा, सही होगा। तो दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं। तो पूरा अवधारणा मतलब बात समझ रहे हैं। एक तो ऐसी बात जो आपसे मैंने कह दिया और उसको फिर उसमें कुछ ऐसी बातें छिपी रह गई जो कि मैंने आपको बताना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, क्योंकि मैं समझा कि ये बतिया देख करके आप उतनी बतिया क्या कर रहे होंगे, समझ जा रहे होंगे। ये अवधारणा होती है। एक तो ये पीछे की अवधारणा होती है क्योंकि उसने बताना नहीं समझा, उसने सोचा कि इतनी बात आप समझ रहे होंगे, इतना लॉजिक आप समझ रहे होंगे, तो वो भी पीछे की अवधारणा होती है। और दूसरी बात की ये बात कहने से पहले उसकी क्या अवधारणा रही होगी, पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहा होगा, क्या लॉजिक रहा होगा। तर्क लॉजिक अलग हो जाएगा, तर्क तो अलग हो जाएगा। क्या अवधारणा रही होगी, मन में क्या विचार रहे होंगे उसको, ये बात कहने से पहले ये उसकी क्या होगी, अवधारणा होगी। जैसे एक प्रश्न और आपके सामने रखता हूँ, स्पष्ट आप कर लेंगे। आइए अब आपके पास जो दूसरा प्रश्न मैं रख रहा हूं वो है क्या, वह है कथन क्या दिया है, शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए, शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला पानी प्रयोग करने को कहा है। तो कथन में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि शहर में भैया हैजा के फैलने को रोकने के लिए लोग उबला पानी पिएंगे। तो क्या ये अलग से बताने की आवश्यकता है कि भैया कि जो हैजा फैल रहा है वो पानी के प्रयोग से फैल रहा है, यानी पानी की गुणवत्ता सही नहीं है, ये बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। जब चिकित्सा विभाग कह रहा है कि उबला हुआ पानी पीजिए, यानी कि पानी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो उबला हुआ पानी पीने के लिए कह रहा है, उसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। जैसे वही बात जब मैंने कहा कि मेरे पास बर्तन की दुकान है, तो अब अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास कौन कौन से बर्तन बिकते हैं, है ना। वो लगभग आप समझ जाएंगे कि बर्तन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब उसने कहा कि हैजा को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा विभाग ने बताया कि आपको उबला हुआ पानी ही पीना है, तो उबला हुआ पानी पीने का मतलब कि भैया हैजा जो है, यहाँ से हम अवधारणा लगा लिए कि जो हैजा फैल रहा है वो पानी के दिक्कत से फैल रहा है और पानी की गुणवत्ता सही नहीं, इसलिए उसने उबला हुआ पानी पीने के लिए बोला है। ऐसी बात तो उसने कहा नहीं, लेकिन ऐसी बात हम समझ रहे हैं कि इतना उसके कहने का मतलब है ज़रूर, उसके पीछे के ये कॉन्सेप्ट है, उसने बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि सामने वाला आदमी इतना जानकार है कि इतनी बात को क्या कर रहा होगा, समझ रहा होगा, इसलिए उसने ये बात कही नहीं होगी। और दूसरी बात कि भैया इतना कहने के बाद भी उसको कहने की ज़रूरत है कि शहर में हैजा फैल रहा है, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो हैजा को रोकने की बात बार बार कह रहा है तो इतना तो आदमिया समझने वाला जान जाएगा। जैसे हम कह दें भैया मोदी जी आके कहने लगे, क्या कहने लगे कि भैया सावधान कोरोना आ गया है। कोरोना क्या है, आ गया है, वहाँ कोरोना से ये आदमी मर गया, ये आदमी मर गया, तो क्या आपको अब अलग से आके बताने की ज़रूरत होगी कि कोरोना फैल रहा है? नहीं ना, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं, शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला पानी प्रयोग करने को लिए कहा है।
पूर्व अवधारणा क्या? शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। हाँ बिल्कुल संदेह है। अगर संदेह नहीं होता, भाई देखिए उसने कहा कि उबला हुआ पानी पीजिए, तो इसका मतलब आप खुदा समझ गए कि पनिया में दिक्कत है, तभी उबला हुआ पानी पीने के लिए क्या कहा जा रहा है। तो इसका मतलब कि बिल्कुल संदेह ऐसा अवधारणा है। ये बात उसने बताने की उजमत नहीं समझा, लेकिन ये बतिया उसी में छिपा है। वो समझ रहा है कि सामने वाला इतना जानकार है, उसको अलग से ये बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, शहर में हैजा फैल होने की कुछ सूचना मिली है। तो हाँ, ये भी बात उसने बताने की जो उजमत नहीं समझा, क्योंकि कह रहा है, इतना बात कह रहा है तो अभी आपको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना वो समझ रहा है कि इतनी बतिया आप क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जो बात आप बिना कहे समझ जाते हैं सामने वाली की, वो भी क्या होती है, उसकी पूर्व अवधारणा होती है। तो ये भी क्या है, पूर्व अवधारणा ही है। तो दोनों ही अवधारणाएँ क्या हैं, सही हैं, अपने आप में क्या हैं, सही हैं। तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप निष्कर्ष निकालना लगेंगे तब फिर आप गलत कर देंगे। निष्कर्ष निकालना अलग बात होता है और अवधारणाएँ क्या होती हैं, अलग होती हैं। कंफर्म हो गया ना बात? दोनों का अंतर आप जरूर समझ लीजिए। कंफर्म? तो एक लास्ट एंड फाइनल सवाल लिख करके अपनी बात को दे देंगे हम क्या, विराम। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए। चलिए भैया, अगला प्रश्न जो आपके पास है उसका कथन देखिए। कथन क्या लिखा है? चेतावनी, पहले आपको चेतावनी दिया गया, चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कथन की बात है। कथन में क्या है, चेतावनी लिखा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। ओके, अब मुझे एक बात बताना कि अगर आपको लिखा है चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसका मतलब इस बात को लिखने वाले ने क्या सोचा होगा? इस बात को लिखने वाले ने ये सोचा होगा कि भैया स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान कर रहे हो तो अच्छा नहीं है। या इसका मतलब उसने ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर तुम धूम्रपान छोड़ दोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य क्या रहा होगा, रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसा उसने ज़रूर सोचा होगा। या तो ऐसा उसको बताने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि अगर उसने चेतावनी लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान करना हानिकारक है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान करना क्या है, हानिकारक है, ऐसा अगर उसने लिखा है तो जाहिर सी बात है कि साफ साफ उसके कहने का अर्थ है या उसके मन की अवधारणा ये है कि भैया धूम्रपान करोगे तो फिर सही से नहीं रहोगे, धूम्रपान करोगे तो सही से नहीं रहोगे, तुम्हारा जो रोगी है, रोगी बन जाओगे ना, किसी न किसी चीज़ का क्या बन जाओगे, रोगी बन जाओगे। अब दूसरी बात कि अगर वो ये बात लिखा है तो ये उसके कहने का सेंस थोड़ी ना है कि भविष्य में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने अगर ये बात लिखा है तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा चाहता है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और आपको इस बात को हमेशा क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। चलिए निष्कर्ष नहीं, अवधारणा की बात करते हैं। धूम्रपान न करना आरोग्य को बढ़ाता है। हाँ, तो उसके पीछे का मंशा ही यही था कि धूम्रपान अगर नहीं करोगे तो रोग्य मतलब रोगी होता है, आरोग्य मतलब रोगी नहीं, तो तुम स्वस्थ रहोगे। आरोग्य का मतलब स्वस्थ, तो स्वास्थ्य को आपको बढ़ाएगा। अगर धूम्रपान नहीं करोगे तो स्वास्थ्य आपका क्या होगा, अच्छा होगा। बिल्कुल उसके कहने का सेंस ये था, उसके पीछे का ये अवधारणा थी। तो ये पहला बात क्या है, सही है। यथार्थ में इस चेतावनी की आवश्यकता नहीं। जिस व्यक्ति ने ये चेतावनी लिखवाया है बोर्ड पर, उसकी मंशा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है? उसकी अवधारणा है कि लोग धूम्रपान से क्या रहें, दूर रहें। तो क्या यह उसने सोच करके लिखवाया होगा कि भविष्य में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल उसने ऐसा नहीं सोचा होगा। उसका मेन मकसद यही रहा कि लोग इसको बार बार पढ़ें और इस धूम्रपान से क्या रहें, दूर रहें। तो इसका कभी ये मंशा नहीं रहा होगा, या कभी उसने ये नहीं सोचा होगा कि इस बात का मतलब आप ये निकाल लें कि भविष्य में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस ऐसे चेतावनियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा उसका कदापि मंशा नहीं था। तो ये क्या है, गलत है। तो पहला सही था और दूसरा क्या है, गलत है। तो इस तरह से आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि सामने वाले ने अगर आपसे कोई कम्युनिकेट किया, कोई बात किया, तो क्या बात उसने आपसे ऐसा नहीं किया जिसकी की आवश्यकता उसने सोची होगी कि बिना कहे आप इतनी बात समझ रहे होंगे, वो उसकी पूर्व अवधारणा होगी। या उसने अगर कोई बात कहा है तो क्या समझ सोच करके किस मकसद से उसने वो बात कही है, वो उसकी क्या है, पूर्व अवधारणा है। ठीक है, तो ये बातों पर ख्याल रखिए और इस तरह से इस पर प्रैक्टिस बनाइए। ठीक, तब फिर भैया अब वीडियो में हम आपसे लेंगे विदा और कहेंगे आपसे खुदा हाफिज़, अलविदा, जय सिया राम, हर हर महादेव।
और कहेंगे भैया वीडियो को हो सके तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। थैंक यू, टाटा।